हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप का पार्ट 4। अगर आपने अभी तक थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो इस कार्ड पे क्लिक करके पार्ट थर्ड विजिट कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब आम भाषा में बोले तो ब्लड देना किसी को, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, कैसे करते हैं, क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, क्या उसके स्टेप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो सब अपन को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड प्रोडक्ट का मतलब है जरूरी नहीं है अपन पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसफर करें। ब्लड का कोई प्रोडक्ट बोले तो प्लेटलेट्स, जो आप सब जानते हैं डेंगू के केस में जैसे चढ़ाते हैं अपन, तो प्लेटलेट्स हो सकती है, प्लाज्मा हो सकती है। तो ब्लड पूरा या ब्लड का कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर करें एक पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम से किसी दूसरे पर्सन में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट से नाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। उन्होंने 15 ईयर के एक बॉय में सिप से ब्लड ट्रांसफर किया था। हालांकि इसके 10 साल बाद में एनिमल से ह्यूमन में ब्लड ट्रांसफर कंप्लीटली बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये उसकी हिस्ट्री रही। अब नीड क्या है, क्यों जरूरत है ब्लड ट्रांसफर करने की? तो सबसे पहला है एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ और जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो ह्यूमन की बॉडी में फिक्स अमाउंट ऑफ ब्लड होता है और वो होना भी चाहिए। तो उससे अगर वो ब्लीडिंग हो जाएगी तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ब्लड वापस बनेगा लेकिन इट टेक टाइम। उस तक क्या करेंगे? तो उससे पहले क्या किया जाता है? ब्लड ट्रांसफर किया जाता है किसी हेल्दी पर्सन से सेम ब्लड ग्रुप का, ताकि वो सरवाइव करे। दूसरा क्या हो सकता है? ड्यूरिंग सर्जरी। मान लो कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उस ऑपरेशन में सर्जरी के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, तो उस समय भी अपन क्या कर सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तीसरा, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। कोई भी पर्टिकुलर ब्लड प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी हो जाए या नीड हो, जैसे मान लो प्लेटलेट्स की नीड जैसे डेंगू में होती है, प्लाज्मा कम हो गया या प्लाज्मा खराब हो गया, किसी पर्सन के हीमोग्लोबिन के काउंट जरूरत से ज्यादा कम हो चुके हैं, ऐसे सारे केस में हेल्दी पर्सन से ब्लड कहां चढ़ाया जाता है? पेशेंट में चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अपना पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया। देखो, ये एक जेनेटिक डिजीज है, अच्छे से समझना। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज होती है जिसमें पर्सन की बॉडी क्लॉट नहीं बना पाती। मतलब एक माइनर सा कट भी लग जाए तो वहां से ब्लड निकलता ही रहेगा, ब्लीडिंग होती ही रहेगी, अनलेस अपन उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक ना लेके जाए। तो ऐसे पेशेंट को जब तक हॉस्पिटल लेके जाएंगे तब तक तो बहुत सारा ब्लीडिंग हो चुका होगा, तो उन पर्सन को भी फिर किसकी नीड होती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तीसरा केस है सिकल सेल एनीमिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो अपनी आरबीसी जो होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। सिकल शेप कैसा होता है? जैसे आधा चांद होता है ना अपने, वैसे इस शेप की हो जाती है। और इस शेप की आरबीसी होने से उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम होगी, और हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम होगी तो वो क्या कर सकता है? ऑक्सीजन कम कैरी कर सकता है, और अगर ऑक्सीजन कम कैरी कर सकता है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो फिर ऐसे पर्सन में भी क्या किया जा सकता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, ताकि उसमें आरबीसी के, हेल्दी आरबीसी के काउंट बढ़े। तो ये कुछ केस है जहां पर अपन को नीड होती है कि हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितनी तरीके से हो सकता है। तो एकदम सिंपल सा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो तरीके से हो सकता है। सपोज करो मेरे से ब्लड ले और वो किसी और पर्सन में चढ़ा दे, तो इसको कहेंगे एलोजेनिक। और अगर मेरे में से ब्लड निकाल कर उसमें से कोई प्रोडक्ट या पूरा ही वो ब्लड वापस मेरे में ही डाल दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोजेनिक। क्या कहेंगे? ऑटोजेनिक। तो कितने तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं? दो तरह के, एलोजेनिक और ऑटोजेनिक। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, मतलब खुद से ब्लड निकाल के खुद में ही वापस ट्रांसफर कर देना। जनरली ऐसे पूरा ब्लड ट्रांसफर नहीं करते वापस खुद में, उसका कुछ प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे एक थेरेपी होती है पीआरपी, प्लाज्मा रिच थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं, पर्सन से ब्लड लेकर पहले उसका प्लाज्मा जो होता है उसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। उसमें से वो जो प्लाज्मा होती है उसको अपन सेपरेट करके वो जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो बनेगा उसको वापस पर्सन के किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे, जैसे घुटनों में या फिर आई के नीचे, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये कुछ ऑटोजेनिक के एग्जांपल है। एलोजेनिक अपन सब जानते हैं, जो अपन अक्सर देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी और से ब्लड लेकर किसी और में चढ़ाते हैं, जो वो कौन सा होता है? एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आती है आपके। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो दो स्टेप में होगा। पहले अपन क्या करेंगे? ब्लड किसी हेल्दी पर्सन से निकालेंगे
और फिर उसे स्टोर करेंगे। ये एक स्टेप होगा जिसे क्या कहेंगे, ब्लड कलेक्शन। फिर वो स्टोर्ड किया हुआ ब्लड जो होता है वो फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे, किसी हेल्दी पर्सन, सॉरी किसी पेशेंट के अंदर। तो ये अभी तक का जो भी है आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डिटेल। तो 2 स्टेप थे, मैंने आपको बताया कौन कौन से, ब्लड कलेक्शन और दूसरा कौन सा है, ट्रांसफ्यूजन। तो पहला कौन सा है, ब्लड कलेक्शन। तो देखो ब्लड कलेक्ट करने की ये स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो डोनर है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। ऐसे नहीं पता चला कि जिस पेशेंट में डाल रहे हैं वो उस बीमारी से तो नहीं मरा पर इन्फेक्टेड डोनर से ब्लड लेने से मर गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डोनर है उसका मेडिकल चेकअप करेंगे कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है या कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है जो उससे ब्लड लेने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, फिर ब्लड कलेक्ट किया जाता है डोनर से, और वो भी किसमें किया जाता है, स्टरलाइज पाउच। मतलब जिस चीज में अपन डालेंगे उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई उधर से तो बैक्टीरिया फिर ब्लड लिया था और फिर बाद में जिसमें डाला उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। तो जिस पाउच में अपन डालते हैं वो भी कैसा होना चाहिए, स्टरलाइज। और ये जो पाउच जो होता है वो क्या कंटेंट रखता है, एंटी कोगुलेंट। इसको आप अच्छे से समझे। देखो ब्लड जब बॉडी से बाहर निकलता है तो उसका क्लॉट बन जाता है, अपने आप ही बनता है। तो जब अपन सिरिंज से या ब्लड निकालेंगे और फिर उसे किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर में ब्लड तो खराब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो फिर उसे बचाने के लिए उसमें पहले से ही कुछ ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं जो उनको कोगुलेशन से क्या करते हैं, बचाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस। और लेने के लिए क्या यूज करते हैं, कैन्यूला। कैन्यूला आप सब ने देख रखी है, बस आप नाम से नहीं जानते। अगर आपके कभी भी किसी को ब्लड लेते हुए, निकालते हुए या डालते हुए देखा हो तो एक रबर की, सॉरी जो प्लास्टिक की ट्यूब टाइप होती है जो आगे नीडल के साथ से अंदर डाली जाती है, जिससे ब्लड या तो निकाला जाता है या अंदर डाला जाता है। ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते समय भी वो करते हैं। वो ट्यूब क्या कहलाती है, कैन्यूला। तो कैन्यूला से स्टरलाइज पाउच में क्या करना है, ब्लड ट्रांसफर करना है। और उसमें पहले से क्या होने चाहिए, एंटीकोगुलेंट। फिर जो ब्लड कलेक्ट किया है उस कलेक्टेड ब्लड को अपन को क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है या कहीं पे भी रखना है जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो, बहुत ज्यादा कम हो। ऐसा करने से क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो उन ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, एक जो उसके अंदर की सेल है उनकी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगी। नहीं तो ऐसा होगा कि वो जो ब्लड निकाल लिया उसमें जो जो सेल है वो एक सर्टेन टाइम के बाद में उनकी लाइफ स्पान खत्म हो जाएगी और वो सारी सेल खराब हो जाएगी। तो ये सब करने के लिए उसे क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेट किया जाता है। और लास्ट है स्टोर ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट। और फिर जो ब्लड अपन ने कलेक्ट किया उस पर वापस टेस्टिंग करते हैं कुछ, किस किस के लिए, ब्लड ग्रुप पता करने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसमें RH फैक्टर कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, स्पेशली ऐसी डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो या जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हो या ब्लड से या इंफेक्शियस टिश्यू से ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी, HIV, एड्स, जो एड्स का जो वायरस है। ये टेस्ट पहले कर लेते हैं। और सबसे लास्ट, डोनर जो होता है उसको मेडिकल सर्विलेंस में रखा जाता है। थोड़े देर के लिए ब्लड देने के बाद देखा जाता है कि कहीं उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं जो कोई प्रॉब्लमेटिक है। अगर कुछ हो तो उसका इलाज वो जो भी फिजिशियन के अंडर कंट्रोल में डोनेशन किया गया है या लिया गया है ब्लड, उससे करवाया जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा इज रिस्टोर्ड इन 2 to 3 days एंड ब्लड सेल इज रिस्टोर्ड इन 36 days। मतलब एक बार जब डोनर ब्लड दे देता है तो उसमें वो वापस ब्लड कब फुलफिल होगा, वो रिस्टोर कब होगा, तो उसका जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो तो 2 से 3 दिन में हो जाता है, और जो ब्लड सेल है वो 36 डेज में कलेक्ट हो जाता है, लगभग पूरा हो जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसलिए जब भी आप एलिजिबल हो सब बच्चे, तो ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन। देखो ट्रांसफ्यूजन मतलब ये कलेक्ट कर लिया, अब इस ब्लड को अपन को ट्रांसफर करना। इसके भी कुछ स्टेप है। सबसे पहले क्या करेंगे, डोनर और रिसिपिएंट जो होंगे उनके ब्लड ग्रुप को मैच करेंगे कि डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है कि नहीं। उसमें 2 ग्रुपिंग का मैच करेंगे, ABO की भी करेंगे और RH की भी करेंगे। एक बार जब मैचिंग हो जाए कि हाँ भाई मैच हो गया है, उसके बाद जो कलेक्टेड ब्लड है वो कलेक्टेड ब्लड अपन जहां पे रेफ्रिजरेटर या जहां पे भी स्टोर किया हो वहां से निकालना है। 30 मिनट बिफोर निकालना है, मतलब जब अब ब्लड ट्रांसफर करना है उसे 30 मिनट पहले निकाल लेना है।
और फिर इंट्रावेनस ब्लड ट्रांसफर करना। इंट्रावेनस मतलब ब्लड ट्रांसफर करने के लिए अपन को वो नीडल डालनी पड़ेगी, तो वो कहाँ डाले, तो ऐसे ही कहीं डालने से तो कोई मतलब नहीं, तो डालेंगे किसमें, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स दो होती है, आर्टरी और वेन। आर्टरी में पंचर करने की हिम्मत नहीं करेंगे, अगर उससे पंचर किया तो उससे ब्लड बहुत प्रेशर से बाहर निकल सकता है, तो कहाँ डालेंगे, वेन के अंदर। तो इंट्रावेनस बोले तो वेन के अंदर डालते हैं। और किससे ट्रांसफर करेंगे, कैन्यूला मैं बता चुका हूं, वो जो रबर वाली ट्यूब होती, सॉरी प्लास्टिक वाली जो ट्यूब होती। नेक्स्ट है मेडिसिन आर गिवन टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन लाइक फीवर, चिल, पेन वगैरह। ऐसा कोई बीमारी या कोई भी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ब्लड ट्रांसफर करने के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह भी दी जाती है। एक इसमें बाकी सब वर्ड आप जानते हो, एक साइनोसिस है, वो मैं बता देता हूँ। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लड का नीला पड़ना, ब्लू कलर का होना। ऐसा अक्सर इसलिए हो सकता है कि वैसे तो इसके बहुत और कारण है, लेकिन इधर कारण ये हो सकता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है, तो उन सब के लिए फिर वो जो टैबलेट्स वगैरह होती है वो दी जाती है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन, मतलब ब्लड ट्रांसफर करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो अपन ने अभी देखा है कि प्रिकॉशन मतलब जो जो मेथड है, तो उसमें से कौन कौन से स्टेप पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला मैचिंग, एबीओ और आरएच ग्रुपिंग की मैचिंग अच्छे से करनी है। दूसरा टेस्टिंग ऑफ डोनर फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजन, मतलब जो डोनर है उसकी अच्छे से जांच करनी है कि उसमें कोई पैथोजन नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी या कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कलेक्टेड ब्लड, जो ब्लड कलेक्ट किया है उसको अच्छे से स्टोर करना है। कहां पर, रेफ्रिजरेट में, ताकि उसको टेम्परेचर कम रख सके और उसको अच्छे से उसमें, ताकि कोई कॉन्टामिनेशन वगैरह ना हो। नेक्स्ट ये जो ब्लड कलेक्ट किया है उसको कॉन्टामिनेशन से फ्री रखना। कॉन्टामिनेशन मतलब उसमें कोई इंप्योरिटी, कोई पैथोजन, कोई इंफेक्शन, कोई ऐसी चीज जो खराब हो उसके अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए। और ब्लड कलेक्शन और ट्रांसफ्यूजन दोनों फिजिशियन के अंडर में होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी ब्लड ट्रांसफर कर रहा है, कोई भी ब्लड निकाल रहा है, डॉक्टर और फिजिशियन की प्रेजेंस में ये करना चाहिए कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए इन चांस तो फिर वो सही कर सके। नेक्स्ट अपने है कि कुछ ऐसी डिजीज के नाम बताओ जो केयरलेसनेस से हो सकती है, मतलब अगर अपन ब्लड सही ढंग से ट्रांसफर ना करें तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है, और ये बहुत ही भयंकर बीमारियां है सारी, इसलिए ब्लड को अच्छे से ही ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। कौन कौन सी है, पहली है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, सब जानते हो आप, एड्स होती है जिससे, इसके दो वर्जन होते हैं, HIV-1 और HIV-2, इनका ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है HTLV जो कि क्या है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, इससे भी इंफेक्शन हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी एंड सी, हेपेटाइटिस अ टाइप ऑफ जॉन्डिस जैसा है बीमारी, मतलब लीवर से रिलेटेड होती है, लेकिन ये वायरल है और ये इन्फेक्शियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जा सकती है। और लास्ट है क्रुट्जफेल्ड जैकब डिजीज, ये जो डिजीज है ये अगर इन्फेक्शियस टिश्यू से भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शियस टिश्यू चला जाए तो ये बीमारी हो सकती है। इसमें पर्सन सारी मेंटल रिलेटेड डिजीज होती है, मतलब मेमोरी लॉस हो सकता है, पर्सन को सूझबूझ की जो एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी होती है वो जा सकती है, एंजाइटी हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कुछ डिजीज हो सकती है। यही वजह है कि प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। तो ये अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक पूरा हो गया, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन हेरिडिटी। वैसे तो ये टॉपिक करने से पहले आपको चैप्टर 3 अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 3 में मैंने एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इनहेरिटेंस सब कुछ समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक वापस अच्छे से सब चीजें समझाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 3 वापस देख लें। अगर आपने नहीं देखा है तो इस कार्ड पे क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो सारी प्रॉपर्टी की तरह ब्लड ग्रुप भी जो होता है वो जीन कंट्रोल करता है। जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। अब उस जीन की अलग अलग फॉर्म हो सकती है जिनको क्या कहते हैं, एलील। तो ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। ये एलील क्या चाहता है कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन हो, A एंटीजन हो, ब्लू कलर से डॉट से शो कर रखा है। IB वाला एलील जो है वो ये चाहता है कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन हो, B एंटीजन हो। और स्मॉल आई वाला जो एलील है वो नहीं चाहता कि आरबीसी की सरफेस पे A या B दोनों में से कोई भी एंटीजन हो। अब
एक पर्सन के अंदर, ये सारे पॉइंट मैं आपको वो समझाने के लिए बता रहा हूं, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, सब हेरिडिटी से रिलेटेड। एक पर्सन में इन तीनों में से कोई दो एलील हो सकती है, या तो ये इसके साथ, या ये इसके साथ, या ये खुद के ही साथ, कोई भी दो एलील होगी, ठीक है। एक एलील भी दो बार हो सकती है, मतलब दो एलील लिखने हैं। और IA और IB डोमिनेंट है और ये रिसेसिव। इसका क्या मतलब है, ये दोनों जब प्रेजेंट होंगे तो अपना कैरेक्टर शो करेंगे ही करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पास वाला कौन है। जैसे IA के साथ में IB हो, स्मॉल I हो या IA हो, खुद ही हो, वो तो अपना कैरेक्टर शो करेगा। यही बात IB पे भी लगती, लेकिन स्मॉल I वाला बेचारा अपना कैरेक्टर तभी शो कर पाएगा जब उसका साथी वाला कैरेक्टर भी कौन सा हो, स्मॉल I हो। तो जब दोनों एलिल स्मॉल आई हो तभी ऐसी प्रॉपर्टी होगी। अब आगे देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि दो एलिल के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, IA के साथ IA ही हो, तो ये वाला एलिल क्या चाहता है, RBC की सरफेस पे A एंटीजन हो, ये वाला भी यही चाहता है, तो दोनों का एक ही चाहना है, A एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A। IA और स्मॉल I, ये वाला चाहेगा कि RBC की सरफेस पे A एंटीजन हो, और ये चाहता है कि कोई ना हो, लेकिन ये तो रिसेसिव है तो इसकी तो चलेगी नहीं, तो इसलिए A एंटीजन आ जाएगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A। IB दोनों ही IB है, ये चाहते हैं कि RBC की सरफेस पे B एंटीजन हो जाएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, B। IB के साथ स्मॉल I होने पर भी कौन सा होगा, B ब्लड ग्रुप, क्योंकि स्मॉल I का एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा। IA और IB दोनों हो तब क्या होगा, दोनों ही डोमिनेंट है, तो IA तो चाहेगा A एंटीजन हो, IB चाहेगा B एंटीजन हो, तो दोनों का ही आउटपुट आएगा, A और B दोनों एंटीजन हो जाएंगे, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB। जब स्मॉल I दोनों एलील स्मॉल I हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, O ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन मतलब कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ये जो अपन ने नोट किए हैं ये सारे तो है जीनोटाइप। क्या है, जीनोटाइप। तो अगर पूछे ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो ये जीनोटाइप है। कितने तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, 2 to 4 to 6 जीनोटाइप हो सकते हैं। और ये A B और O, ये जो है ये क्या है, फिनोटाइप है। अगर आपको पूछे ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप कितने होते हैं, तो 4 फिनोटाइप होते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। अगर कोई क्वेश्चन करूं और उसमें दे रखा है A ब्लड ग्रुप, तो कौन सा वाला लूं, ये वाला या ये वाला, तो कैसे पता करेंगे। अगर कहेंगे होमोजाइगस A है तो दोनों एलील सेम रखने। होमोजाइगस का क्या मतलब होता है, दोनों एलील सेम। और हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है, अलग अलग। तो अगर कहे होमोजाइगस A तो IA एलील लिखना है। अगर कहे हेट्रोजाइगस A तो IA और स्मॉल I लिखना है, ठीक है। ठीक ऐसे कैसे बी भी दो तरह का हो जाएगा, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ये तो ऐसे भी एक एक तरीके। अब देखो इसमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं, अच्छे से समझो, आराम से समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि फादर का ब्लड ग्रुप है AB और मदर का ब्लड ग्रुप है O, तो पॉसिबल फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या हो सकते हैं वो बताना है। तो देखो फादर मेल को अपन किस सिंबल से लिखते हैं, ऐसे सिंबल से लिखते हैं, और फीमेल को अपन किस सिंबल से लिखते हैं, ऐसे। तो फादर का ब्लड ग्रुप है AB। अब AB ब्लड ग्रुप होने पर एलील क्या होंगे, देखो AB ब्लड ग्रुप का है, ये रहा AB पे क्या होता है IA और IB, तो ये अपन नोट कर लेते हैं IA और IB। और O ब्लड ग्रुप होने पर क्या होता है, स्मॉल I, ठीक है। फिर अपन क्या बनाते हैं, इसके बाद गैमिट बनाते हैं। गैमिट कैसे बनाते हैं, ये दोनों एलील अलग अलग कर लेते हैं। तो इसके दो अलग एलील, इससे भी दो अलग एलील, इसके अलग एलील क्या होंगे, IA और IB, और इसके अलग क्या होंगे, स्मॉल I और स्मॉल I, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, मिक्स करना है। देखो मिक्स करने का एक तरीका चेकर बोर्ड होता है, एक मैं आपको और बताता हूं। देखो पहले इसको इसके साथ मिक्स करना है, फिर इसको इसके साथ मिक्स करना है, ठीक है। फिर ये वाला जो है इसको इसके साथ मिक्स करना है, और फिर ये वाला जो है इसको इसके साथ मिक्स करना, मतलब एक एक करके चारों के कॉम्बिनेशन बनाने। एक बार वापस करते देखो, अच्छे से समझो। सबसे पहले ये वाले को इस वाले के साथ और इस वाले को इस वाले के साथ, ठीक है। एक एक बार हो गए। अब इस वाले को इसके साथ मिक्स कर देते हैं और इस वाले को इसके साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब मिक्स करने से क्या होगा, ये जब इसके साथ मिक्स हो रहा है तो क्या बनेगा, IA और स्मॉल I, ठीक है। ये वाला जब इसके साथ मिक्स हो रहा है तो क्या बनेगा, IB और स्मॉल I। ये वाला जब इसके साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा, IA
स्मॉल आई, और ये वाला जब इसके साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा, आई बी और स्मॉल आई। ये अपन ने मिक्स कर ली। ये जो है ये तो होंगे जीनोटाइप। अगर आपको पूछे पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे ऐसे कंडीशन में, तो ये जीनोटाइप होंगे। फिनोटाइप बोले तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, तो आई ए और स्मॉल आई, आई ए और स्मॉल आई होने पर कैसा ब्लड ग्रुप होता है, ए। तो इस ये जो बच्चा जो होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। ये बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी। और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। तो फादर का ब्लड ग्रुप था ए बी, मदर का था ब्लड ग्रुप ओ। तो बच्चों में पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, ए और बी होंगे। पक्का है कि ए और बी में से ही होंगे, ये तो कंफर्म है। अब ए होगा या बी होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ए या बी में से ही कोई होगा, ए बी और ओ नहीं होगा। बहुत स्ट्रेंज केस है, फादर का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप बच्चों में आए ही नहीं। ठीक है, ऐसा कैसा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो कह रहा है फादर हेट्रोजाइगस बी है, हेट्रोजाइगस बी है। अगेन वापस स्टार्ट करते हैं, फादर को मेल को ऐसे और फीमेल को कैसे डिनोट करते हैं, इससे। फादर कैसा है, हेट्रोजाइगस बी है। हेट्रोजाइगस बी है बोले तो दोनों एलील अलग अलग होंगे, आई बी के साथ आई बी लगाऊंगा तो होमोजाइगस बी होगा, स्मॉल आई लगा देंगे। और मदर कैसी है, हेट्रोजाइगस ही है, तो आई ए स्मॉल आई। इसके भी दो एलील वो गैमेट बना लेते हैं, अलग कर लेते हैं दोनों एलील, और इसके भी दोनों अलग कर लेते हैं। इस बार आपको चेकर बोर्ड से भी करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं, इधर दो गैमेट है इधर दो गैमेट है, तो 2 into 2 4 करेंगे, और कितने बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स बना लेंगे। ये 4 बॉक्स, ये वाला इस तरफ लिख देंगे आई बी स्मॉल आई, और ये वाले इधर लिख देंगे आई ए और स्मॉल आई। इन दोनों को इस वाले बॉक्स में ऊपर क्या है आई बी, इधर क्या है आई ए, तो क्या लिख देंगे आई ए आई बी। इधर क्या आएगा आई ए स्मॉल आई, इधर क्या आएगा आई बी स्मॉल आई, और इधर क्या आएगा, ऊपर आई है इधर भी आई है तो स्मॉल आई स्मॉल आई। तो देखो जीनोटाइप क्या होंगे, ये जीनोटाइप है, आई ए आई बी आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई और स्मॉल आई स्मॉल आई। अब फिनोटाइप क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे इसका होगा ब्लड ग्रुप ए बी, इसका होगा ए, इसका होगा बी और इसका होगा ओ। तो अगर फादर हेट्रोजाइगस बी है और मदर हेट्रोजाइगस ए है तो बच्चों में चारों तरफ के ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये दो क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ऐसा केस बताओ जिसमें फादर और मदर का जो ब्लड ग्रुप हो वो बच्चों में ना हो, तो ये वाला डिस्क्राइब करना है। और ऐसा केस बताओ जिसमें फादर और मदर के क्या ब्लड ग्रुप ले कि बच्चों में चारों तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो ये वाला करना है। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आगे की स्लाइड में ऐड कर दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन। ये अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ये बहुत 2-3 पेज में डिस्क्राइब किया हुआ है, अपन जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गन डोनेशन की डेफिनेशन, डोनेशन ऑफ टिश्यू और एन ऑर्गन टू अनदर पर्सन बाय अ लिविंग और डेड पर्सन। एक लिविंग पर्सन से किसी और पर्सन में या एक मरे हुए पर्सन से किसी और पर्सन में कोई टिश्यू या ऑर्गन का देना क्या कहलाता है, ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन की जो रेट है वो भी याद रखनी है। भारत में 10 लाख पर्सन पे 0.8% क्या करता है, ऑर्गन डोनेट करता है, मतलब एक भी नहीं है 10 लाख पे। जबकि डेवलपिंग कंट्री पे 10 to 30% आ जाते हैं 10 लाख में, जो क्या कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन देते हैं। नेक्स्ट है बॉडी डोनेशन। जस्ट ऑर्गन डोनेशन की तरह आप मरने के बाद अपनी बॉडी डोनेट कर दीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे 2 फायदा हो सकता है। आपके मरने के बाद आपके ऑर्गन निकाल के वो ऑर्गन डोनेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। दूसरा, वो आपकी मरी हुई डेड बॉडी जो है वो किसी स्टूडेंट के काम आ सकती है। जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो रिसर्च करने के लिए उनको बॉडी चाहिए होती है, तो वो उनके काम आ सकती है। देखो अक्सर एक कहा जाता है कि जानवर तो मरते हुए या जीते हुए दोनों समय ह्यूमन को, नेचर को कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है, लेकिन ना तो अपन जीते हुए कुछ करके जाते हैं ना मरते हुए कुछ करके जाते हैं। ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन से अपन ये काम तो कर सकते हैं कि अपने मरने से पहले अपन किसी की लाइफ में खुशियां लिख के जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड। पहला तो क्वेश्चन ये हो सकता है ऑर्गन डोनेशन डे कब बनाया जाता है, तो 13 अगस्त को।
दूसरा, कुछ पर्सन के नाम याद रखने हैं जो ऑर्गन डोनेट कर चुके हैं और जिन्होंने अभी अनाउंस किया है। दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है कि उनके नाम लिखो जो कर चुके हैं, तो फिर अलग आंसर होगा, और एक जिन्होंने अभी अनाउंस किया उनके नाम लिखो तो अलग आंसर होगा। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, फॉर्मर सीएम ऑफ बंगाल श्री ज्योति बसु और श्री नाना देशमुख, ये अपना ऑर्गन या बॉडी डोनेट कर चुके हैं, ठीक है। और साध्वी रितंबरा और गौतम गंभीर जो क्रिकेटर है, जो उन दोनों ने ऑर्गन और बॉडी डोनेट करने का अनाउंसमेंट किया। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आए कि किसने अनाउंस किया है रिसेंटली, तो इन दोनों के नाम लिखने, और कौन कर चुका है तो उन सब के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु कैन डोनेट ऑर्गन एंड बॉडी। तो कोई भी पर्सन, कोई भी एज, कोई भी रिलेशन, कहीं का भी, कुछ भी कास्ट, सब कुछ, सब जने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। सिर्फ एक लिमिटेशन है कि अगर आपकी उम्र 18 से कम है, 18 ईयर से कम है, तो आपको अपने पेरेंट और गार्जियन की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन, एक बुक में लाइन है कि ऑर्गन डोनेशन इज प्योर डोनेशन। इसको समझाओ कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान है, इसको समझाओ। तो नेत्रदान या कोई भी अंग दान, बॉडी डोनेट, ऑर्गन डोनेट सबसे बड़ा डोनेशन है, उसे समझाना है। तो देखो, ऑर्गन डोनेशन करने के बाद जो ऑर्गन जो है जिस रिसिपिएंट में जाएगा उसकी लाइफ तो सेव हुई है, साथ में वो पूरी लाइफ अच्छे से गुजार सकता है। तो आप मरने से पहले किसी को पूरी लाइफ देके जा रहे हैं, तो इससे बड़ा डोनेशन नहीं हो सकता। वही इसमें डिस्क्राइब किया, आप नोट कर लेना। और एक याद रखना है डेटाबेस की, आई डोनेट कब तक कर सकते हैं। तो आई डोनेट जो थे डेथ के 6 से 8 घंटे तक अपन आंख को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चा लोग ये चैप्टर अपना पूरा होता है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए, बार बार देखिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, खूब सारा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और इस वीडियो को जितना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।